हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रायंगल। एक ही वीडियो में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ट्रायंगल की डेफिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म ट्रायंगल में आती हैं वो सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे मीडियन क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स हम डिस्कस भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, कि क्वेश्चन हमें एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले ट्रायंगल की डेफिनेशन देखते हैं। ट्रायंगल जो है वो एक सिंपली क्लोज्ड कर्व होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। लाइन सेगमेंट और लाइन में फ़र्क आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो भी मैं बता देती हूँ। लाइन सेगमेंट जो होता है उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, उसकी फिक्स लेंथ होती है, उसे हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने ये लाइन सेगमेंट लिया और इसकी लेंथ हमने ली 1 सेंटीमीटर, तो ये लाइन सेगमेंट जो है 1 सेंटीमीटर का ही रहेगा। इसकी लेंथ को हम कम नहीं कर सकते और ना ही बढ़ा सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं लाइन की, तो लाइन को इस सिंबल के द्वारा डिनोट किया जाता है। मान लीजिए लाइन ली हमने 1 सेंटीमीटर, बट हम इसे दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमें लाइन की ज़रूरत हो हम उसकी लेंथ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है क्योंकि फिक्स लेंथ जो है लाइन सेगमेंट की रहती है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये याद रखना है कि ट्रायंगल जो है एक क्लोज्ड कर्व होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। इसकी 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स और 3 ही एंगल होते हैं। फिगर में आप देख रहे हो एक ट्रायंगल दी हुई है ABC और यहाँ पे आपको इसकी लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं AB, BC एंड CA। ये जो है वो 3 लाइन सेगमेंट हैं और A, B एंड C ये वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ट्रायंगल की लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं। और इसी के साथ ट्रायंगल के अंदर जो है वो 3 एंगल भी बनते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 लाइन सेगमेंट, 3 वर्टिसेस और 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल के ये एंगल जो हैं वो ट्रायंगल के अंदर फॉर्म होते हैं, तो इसलिए इन्हें कभी कभी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है। इतना कॉन्सेप्ट आपको ट्रायंगल की डेफिनेशन से रिलेटेड याद रखना है। देखिए यहाँ पे आपको आगे साइड्स, एंगल और वर्टिसेस के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे साइड्स कौन कौन सी हैं, एंगल कौन कौन से हैं और वर्टिसेस कौन कौन सी हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेशन से रिलेटेड याद रखना है। इससे ज़्यादा जो है ट्रायंगल की डेफिनेशन में आपको कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। इतना बेसिक आपको याद रखना है। चलिए तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल की। ट्रायंगल को बेसिकली 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, साइड के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे। ट्रायंगल की साइड किस तरह की है उसके बेसिस पे ट्रायंगल को 3 टाइप में डिवाइड किया है और ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल हैं वो किस तरह के बन रहे हैं उसके बेसिस पे भी ट्रायंगल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। टोटल मीन्स हम 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, साइड के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स के नाम याद रखने हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है। साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल को जिन 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है उनका नाम है स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इनके नाम आपने सुने होंगे, आइडेंटिफिकेशन आपको पता होगी, बट इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रायंगल की, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी साथ में हम डिस्कस करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए, एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल को जिन 3 टाइप में डिवाइड किया गया है उन ट्रायंगल्स के नाम हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 टाइप की ट्रायंगल्स हैं और ये क्लासीफाई जो है वो की हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि कितनी क्लासिफिकेशन है ट्रायंगल की, क्या क्या उनके नेमिंग हैं। डिटेल में बात करते हैं विद प्रॉपर्टीज़, और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं यहाँ से एग्जामिनर पूछता है आपसे। साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल को जिन 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पहले उनकी बात कर लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप इक्विलैटरल पे फोकस करेंगे, तो यहाँ पे आपको इक्वो का मीन्स होता है सेम। ऐसी ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स सेम होते हैं, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन साइड्स के बेसिस पे है तो साइड्स सेम होंगी। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्रायंगल को कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये डेफिनेशन आपको पता होगी, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, सिंपली सभी को पता होता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है। बट यहाँ पे साथ में जो प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है इसकी, वो आपको याद रखनी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं।
3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में और तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि किसी ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के हैं तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी, तो वो हमारी ट्रायंगल होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से भी घुमा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, तो साथ में प्रॉपर्टीज आप हर ट्रायंगल की याद रखें। नेक्स्ट जो ट्रायंगल है दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों उसे कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब दो साइड्स जो इक्वल हैं ये डेफिनेशन आपको पता है, बट इसके साथ जो प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है वो आपको याद रखनी है कि एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। मीन्स जो साइड्स आपकी इक्वल हैं और उन साइड्स के ऑपोजिट्स जो एंगल हैं वो आपके इक्वल होंगे। डायग्राम में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं। जो इक्वल साइड्स हैं उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी किससे जुड़ी हुई है? आइसोसेलेस ट्रायंगल से। थर्ड जो टाइप है ट्रायंगल का दैट इज स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल के सभी साइड्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, अनइक्वल होती हैं। तो यहाँ पे साइड के बेसिस पे जितनी भी ट्रायंगल्स थी हमारी क्लासीफाई वो हमने सभी डिस्कस कर ली, जिनमें से दो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी मैंने आपको साथ में बताई है और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहचान आपको डेफिनेशन से भी करनी है और इनकी प्रॉपर्टी से भी करनी है। अब बात करते हैं उन ट्रायंगल्स की जिन्हें क्लासिफाई करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। फर्स्ट यहाँ पे ट्रायंगल है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। आपने एंगल्स के टाइप पढ़े होंगे, वहाँ पे आपको एक टाइप एंगल का मिलता है एक्यूट एंगल। अगर वो डेफिनेशन आपको पता है तो यहाँ पे बहुत इजीली आप समझ जाओगे नाम से ही। एक्यूट एंगल का मीनिंग होता है वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्यूट एंगल। यहाँ पे हम एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। मींस इस ट्रायंगल में सभी एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे। अगर किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री से कम है सभी एंगल्स, तो आपके पास वो ट्रायंगल कौन सी होती है? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अगर एंगल्स के टाइप आपको पता है तो आप इजीली इन टाइप्स को समझ पाओगे। सेकंड देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है। राइट एंगल क्या होता है? मीन्स 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया? वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा ही होगा। अगर कोई भी ट्रायंगल एक एंगल 90 डिग्री का कैरी करती है तो वो ट्रायंगल कहलाती है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और इसमें एक और प्रॉपर्टी साथ में ऐड की गई है कि इस ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। थर्ड ट्रायंगल देखिए, थर्ड आपके पास है ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल। अगेन ऑब्ट्यूज्ड एंगल कौन सा होता है? जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, उन एंगल्स को कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। बट यहाँ पे ट्रायंगल की बात है तो वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा वो ट्रायंगल आपकी हो जाएगी ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर एंगल्स के टाइप आपको पता है तो इस टाइप्स की जो ट्रायंगल्स होते हैं आप इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वो ट्रायंगल्स हैं जिन्हें क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। और कभी कभी इन एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाता है। इंटीरियर वर्ड क्यों यूज़ किए जाते हैं? इंटीरियर मीन्स अंदर, जो ट्रायंगल्स के अंदर बन रहे हैं एंगल उन्हें कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन ट्रायंगल की कंप्लीट होती है। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ट्रायंगल की जो इम्पॉर्टेंट हैं और देन हम कुछ MCQs क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि आपको याद रखनी है, सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स मीन्स ट्रायंगल के जो भी एंगल होते हैं उन सबका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अब ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं तो मीन्स तीनों एंगल्स को जब जोड़ा जाता है तो उनकी वैल्यू 180 डिग्री आती है। ये पहली प्रॉपर्टी है आपको जो याद रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी भी आपकी एंगल से रिलेटेड है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पहले रीड कर लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। डायग्राम से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये कोई आपके पास ट्रायंगल है जिसकी एक साइड को आपने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड मीन्स उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया एक तरफ। अब जो इंटीरियर एंगल हैं, ट्रायंगल के अंदर एंगल बन रहे हैं, उन्हें कहा जाता है इंटीरियर एंगल, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और यहाँ पे जो एक्सटेंडेड साइड है उसके बाहर भी एक एंगल बन रहा है, इसे कहा जाएगा ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। इस तरह से हम किसी भी साइड को बढ़ा के ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं। हम नेमिंग दे देते हैं ताकि ईजी हो जाए। एक्सटीरियर एंगल को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं और इंटीरियर एंगल का नाम दे देते हैं A, B एंड C।
तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है ट्रायंगल की, कि एक्स की वैल्यू जो है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो है, वो इसके ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होती है। एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। जो साथ वाला एंगल होगा उसे छोड़ के जो अदर दो एंगल हैं आपके पास, उनका सम आपके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सिंपली आपको इस तरह से समझना है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ पे आपकी ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रायंगल की लेंथ मीन्स साइड से रिलेटेड है। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। ए बी एंड सी हमने मान लिया कि ये ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं। अब प्रॉपर्टी आपसे कह रही है आप कोई भी 2 साइड्स एज्यूम कर लो। लेट वी एज्यूम ए एंड बी, और इन दोनों का सम अगर आप लो तो ये हमेशा जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। इनफैक्ट आप ये समझिए कि ट्रायंगल कोई भी एग्जिस्ट ही तभी करेगी जब वो ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करेगी। साथ में एक और स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, द साइड कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ द 2 साइड्स। जो हमने 2 साइड्स कोई भी चूज की हैं वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। उनका अगर डिफरेंस लें तो डिफरेंस जो आएगा वो थर्ड साइड से कम होना चाहिए। मीन साइड जो है उस डिफरेंस से ज़्यादा ही होनी चाहिए, उस डिफरेंस से कम नहीं होनी चाहिए। उनका सम जो है वो साइड से बड़ा होना चाहिए और उनका डिफरेंस साइड से छोटा होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे ध्यान रखिएगा और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमसे कही गई है, इफ टू एंगल्स आर इक्वल विच इम्प्लाइज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी पढ़ी है कि अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को शो करती है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब हम वो देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देन हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में भी किस तरह से इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 1:2:3 देन द लार्जेस्ट एंगल इज। ये क्वेश्चन जो है ट्रायंगल के एंगल से रिलेटेड है और लार्जेस्ट एंगल आपसे पूछा गया है। हमने ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज रीड की हैं उनमें से 2 प्रॉपर्टी हमने एंगल से रिलेटेड की हैं। एक तो सम ऑफ एंगल्स और दूसरा इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड था। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, मींस हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है, दैट इज द सम ऑफ द एंगल्स। रेशो हमें दी हुई है 1:2:3। रेशो को जब भी हमें नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें एक वेरिएबल कंसीडर करना पड़ता है। एक्स वाई जेड आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे एक्स ले रही हूँ। फिर हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। एक्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे सम ऑफ एंगल की। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रेशो है 1, तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फर्स्ट एंगल आ गया x। सेकंड रेशो है 2, 2 से x को मल्टीप्लाई किया तो 2x हमारे पास सेकंड एंगल है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x। तो ये हमारे पास 3 एंगल आ गए ट्रायंगल के। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ही पढ़ी, इसे यूज करेंगे x + 2x + 3x इक्वल टू 180। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो आपने वेरिएबल कंसीडर किया है। यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 6 को हमें इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। x की वैल्यू आई है 30 डिग्री, बट हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से हैं और उनमें से सबसे बड़ा एंगल हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास एंगल क्या थे, x, 2x एंड 3x। तो x की वैल्यू हमारे पास 30 आई है, तो फर्स्ट एंगल हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। सेकेंड एंगल हम फाइंड आउट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू को, तो 2 × 30 इक्वल टू 60 डिग्री। थर्ड एंगल आएगा 3 × 30 दैट इज 90 डिग्री। ये 3 एंगल हैं ट्रायंगल में जो कि क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का। तो मीन्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 90 डिग्री, क्योंकि हमसे लार्जेस्ट एंगल पूछा गया था तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल पूछ लिया होता तो हमारा 30 डिग्री आंसर होना था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की है और वहीं से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। रेशो को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं सिंपल नंबर में, उसके लिए हमें वेरिएबल लेना पड़ता है और उससे हम कन्वर्ट करते हैं रेशो को सिंपल नंबर में। ये आप किसी भी क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हैं रेशो वाला कॉन्सेप्ट, ये ट्रायंगल से रिलेटेड
रिलेटेड नहीं है। ये जनरली आप इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर देन द थर्ड साइड कैन नॉट बी। ये क्वेश्चन आपकी ट्राइंगल की साइड से रिलेटेड है। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड होती हैं, जिनमें से 2 साइड आपको दी हुई है, 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड के बारे में आपको बताना है कि कौन सी गिवन ऑप्शंस में थर्ड साइड ट्राइंगल की नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पे साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो कि हमने थर्ड प्रॉपर्टी रीड की थी। वहां पे क्या कहा गया था? अगर आप ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड्स लेते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई भी 2 साइड आप लो, उनका सम करो, तो आपकी जो थर्ड साइड है वो छोटी होनी चाहिए उनके सम से। जो 2 साइड्स का सम लिया है, सम जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। और साथ ही एक और पॉइंट नीचे दिया हुआ था, बताया हुआ था कि इन दोनों साइड का अगर डिफरेंस हम लें तो डिफरेंस जो है वो थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। मींस थर्ड साइड जो है वो डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और उनके सम से छोटी होनी चाहिए। तो ये 2 कॉन्सेप्ट जो हैं वो ट्राइंगल की साइड से रिलेटेड बताए हुए थे। इवन की ट्राइंगल होल्ड ही तब करती है जब आपकी ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो। तो यहाँ पे x मैंने वैल्यू ली है ट्राइंगल की थर्ड साइड की, तो यहाँ पे मैंने x लिखा हुआ है। जब हम प्लस करेंगे 10 और 7 को तो 17 आएगा। तो 17 जो है वो x से बड़ा होना चाहिए। मीन्स x की वैल्यू थर्ड साइड जो है वो 17 से छोटी होनी चाहिए। और सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 10 और 7 को 3, और जो थर्ड साइड है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए। बेसिकली x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी और 17 से छोटी होनी चाहिए। ये कंडीशन आपके पास आ रही है प्रॉपर्टी को यूज करके। अब इस कंडीशन को आपने ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 1 बाई 1 हर एक ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, तो ये 3 और 17 के बीच नंबर लाई करता है, तो ये थर्ड साइड हो सकती है। 18 जो है वो 17 से बड़ा नंबर होता है, मींस ये थर्ड साइड की लेंथ नहीं हो सकती। 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर 3 एंड 17 के बीच नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी पॉसिबल लेंथ है थर्ड साइड की। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 सेंटीमीटर जो है वो इस ट्राइंगल की थर्ड साइड नहीं हो सकती। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इन ए ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट द लार्जेस्ट एंगल इज। सबसे बड़े एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है उसे क्या कहा जाता है? ट्राइंगल में जो सबसे बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड होती है वो होती है लार्जेस्ट साइड। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट लार्जेस्ट साइड आपकी एग्जिस्ट करती है। स्मॉलेस्ट एंगल के ऑपोजिट आपकी स्मॉलेस्ट साइड एग्जिस्ट करती है। और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है उसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। साइड के बेसिस पे ट्रायंगल की ये सेकंड टाइप है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड्स जो हैं वो आपके ट्रायंगल की इक्वल होंगी। तो इस ट्रायंगल की बात की गई है और कहा गया है द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं उनके बारे में क्या कहा गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो ये प्रॉपर्टी हमने तभी पढ़ी थी जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे थे। वहाँ पे हमने देखा था कि जो भी साइड्स इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, if the exterior angle of a triangle is 120 degree and one interior opposite angle is 50 degree then the other interior opposite angle is। देखिए, हमने सेकंड प्रॉपर्टी जो पढ़ी है अभी ट्रायंगल की, जिसमें हमने इस इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का रिलेशन देखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये ट्रायंगल ली जिसकी एक साइड को हमने एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे ये एंगल एक्सटीरियर है और इसकी वैल्यू दी हुई है 120 डिग्री, और कहा गया है कि एक ऑपोजिट इंटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास है 50 डिग्री। चाहे आप इस एंगल को 50 डिग्री ले लो, चाहे ये आप दूसरे एंगल को 50 डिग्री ले लो। दूसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए दूसरा एंगल है x, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो x प्लस 50 जो है दैट इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 50 को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। 120 में से 50 जो है माइनस हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास दैट इज 70 डिग्री। तो अनदर जो आपके पास ऑपोजिट एंगल है उसकी वैल्यू होगी 70 डिग्री। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंगल से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एंगल्स कैन नॉट बी फॉर्म इन ट्रायंगल। आपके पास 4 ऑप्शंस में तीन एंगल्स के सेट्स दिए हुए हैं। आपने बताना है कि कौन से सेट जो है वो ट्रायंगल को फॉर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी यूज करोगे सम ऑफ द एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। आप तीनों एंगल्स लो 1 बाई 1 हर ऑप्शन के, उनको सम करो और देखो कि किसका सम 180 आता है। जिसका नहीं आएगा वो आपका सही ऑप्शन होगा, वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम ट्रायंगल की इन 6 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी जानेंगे। कौन कौन सी ये 6 टर्म्स हैं? मीडियन, एल्टीट्यूड, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। इनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनसे क्वेश्चन जो है हमें किस तरह से पूछा जाता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इन टर्म से रिलेटेड हैं और हमें याद रखने हैं। ट्रायंगल का सिंबल इस तरह का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता था, बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने कि बेसिक से आपको एडवांस तक समझाऊंगी, तो ये मैं बता रही हूँ कि आपको ट्रायंगल का सिंबल जो है वो याद रखना है। कई बार एग्जामिनर जो है वो डायरेक्टली सिंबल का यूज़ करता है, ट्रायंगल जो है वर्ड्स में नहीं लिखता। फर्स्टली जिस टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन क्या है? एक लाइन होती है ट्रायंगल की जो कि कनेक्ट करती है ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सिंपली आपको समझना है कि मीडियन भी एक तरह की लाइन ही होती है जो कि 2 पॉइंट को कनेक्ट करती है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा किसी भी ट्रायंगल का वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स आप पॉइंट ले लीजिए जो 3 पॉइंट होते हैं ट्रायंगल के। जैसे ये ट्रायंगल है तो यहाँ पे ABC, ये 3 वर्टिसेस हैं इस ट्रायंगल के। हम नॉर्मल लैंग्वेज में कई बार इन्हें पॉइंट्स भी कह देते हैं। तो यहाँ पे एक टर्मिनल जो होगा मीडियन का वो होता है ट्रायंगल का वर्टिसेस, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है ऑपोजिट साइड का। ट्रायंगल की एक साइड होगी उसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट मीन्स ऐसा पॉइंट जो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो। तो ये लाइन जो है आपकी कहलाएगी मीडियन। मीडियन क्या है? एक लाइन है जो कि कनेक्ट करती है ट्रायंगल के एक वर्टिसेस को उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। ये पॉइंट कौन सा है? मिड पॉइंट है। यही आपको डायग्राम में भी बताया हुआ है कि मीडियन जो है ए और डी मीडियन कहलाएंगे इस ट्रायंगल के, क्योंकि ए वर्टिसेस से हमने एक लाइन ड्रॉ की डी के साथ और डी जो है बी और सी का क्या है? मिड पॉइंट है। तो इस तरह से मीडियन को डिफाइन किया जाता है। लाइन सेगमेंट एडी जो है दैट इज द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या हर बार वर्टिसेस जो है वो ए ही लेनी है, क्या हम बी या सी नहीं ले सकते? तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल जायज़ है। आप किसी भी पॉइंट से मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं आपके पास ट्रायंगल की, तो आप फर्स्ट से भी ड्रॉ कर सकते हैं, सेकंड से भी ड्रॉ कर सकते हैं और थर्ड वर्टिसेस से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी ट्रायंगल में टोटल कितने मीडियन होते हैं? तो टोटल 3 मीडियन किसी भी ट्रायंगल में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी मीडियंस कैन ए ट्रायंगल हैव। किसी भी ट्रायंगल के पास जो है वो कितने मीडियन होते हैं? तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही दे दिया, 3 मीडियन जो है वो किसी भी ट्रायंगल के पास होते हैं। टर्म है एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन और एल्टीट्यूड में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो डेफिनेशन ध्यान से पढ़िएगा। जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा, आपको मीडियन और एल्टीट्यूड में फ़र्क पता चल जाएगा। एल्टीट्यूड जो है वो भी एक तरह की लाइन ही होती है किसी भी ट्रायंगल में, बट ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होती है।
यहाँ जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो वर्टिसेस से ही ड्रॉ की जाती है। कोई भी एक वर्टिसेस आप ट्राइंगल का लेंगे, उससे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री के जो एंगल बनाती है लाइन, तो उसे परपेंडिकुलर आप कहेंगे। ऑपोजिट साइड पे अगर कोई वर्टिसेस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए कनेक्ट हो रही है, तो उस लाइन को ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कहा जाता है। तो ये आपका क्या है? एल्टीट्यूड है। मीडियन में क्या हो रहा था? वर्टिसेस से लाइन ज्वाइन हो रही थी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, बट यहाँ पे मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब ऑपोजिट साइड के साथ कनेक्ट करता है एल्टीट्यूड, तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है लाइन। ऑपोजिट साइड जो है, जैसे अगर इस ट्रायंगल को हम नाम दे दें ए, बी एंड सी, तो अब जो एल्टीट्यूड है वो बी और डी होगा। यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या है? बी डी है। बी डी जो लाइन है वो एल्टीट्यूड है ट्रायंगल की। बी से हमने बी वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की 90 डिग्री एंगल बनाती हुई। अगर कोई लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। और ये कनेक्ट करती है ऑपोजिट साइड से। ऑपोजिट साइड यहाँ पे क्या है? ऑपोजिट साइड है यहाँ पे सी, और AC के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ऐसा नहीं कहा गया कहीं भी कि AC के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है। तो मीडियन में हमेशा क्या होता है? हमने अभी पढ़ा, मीडियन में जो ऑपोजिट साइड होती है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है वर्टेक्स। बट एल्टीट्यूड में मेन पॉइंट होता है यहाँ पे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द वर्टेक्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे कंफ्यूजन जो है अक्सर होता है, और डेफिनेशन लर्न ना भी रखो, आपको पॉइंट याद रखने हैं कि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका एल्टीट्यूड है। अगर वर्टेक्स ज्वाइन कर ली है ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, तब आपका वो क्या है? मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। पोजीशन जो है एल्टीट्यूड की ट्रायंगल में किस तरह से रहती है। डिफरेंट टाइप्स की ट्रायंगल अगर आपके पास हैं तो उनकी एल्टीट्यूड की पोजीशन भी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे एक तरफ आपके पास टाइप ऑफ ट्रायंगल दिए हुए हैं, जिसमें कि बताया हुआ है एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी, या राइट एंगल ट्रायंगल होगी, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी। तो पोजीशन आपकी जो है एल्टीट्यूड की किस तरह से आएगी। अगर आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो सारे एल्टीट्यूड जो हैं वो आपके ट्रायंगल के अंदर ही होंगे। बट दूसरा टर्म देखो आप, एब्ट्यूज एंगल में आपके 2 एल्टीट्यूड जो हैं वो आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। एल्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैन द एल्टीट्यूड एंड द मीडियन बी सेम फॉर ए ट्रायंगल। क्या एल्टीट्यूड और मीडियन जो है वो किसी ट्रायंगल के लिए सेम हो सकता है? इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब पूछा गया है कि अगर कोई आपके पास ट्रायंगल है दी हुई, मीडियन और एल्टीट्यूड उसका कभी सेम हो सकता है या नहीं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है दोनों कॉन्सेप्ट की, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मीडियन और एल्टीट्यूड का डिफरेंस बताया हुआ है। वैसे तो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा ही, बट फिर भी एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं। मीडियन में अगर बात की जाए तो ज्वाइन होता है वर्टेक्स मिड पॉइंट से, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। बट एल्टीट्यूड में मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है परपेंडिकुलर। वर्टेक्स जो है वो परपेंडिकुलर होती है ऑपोजिट साइड के। सेकेंड पॉइंट देखिए, मीडियन में हमेशा परपेंडिकुलर ही ड्रॉ हो, ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बट एल्टीट्यूड में हमेशा जो वर्टेक्स से लाइन आप ड्रॉ करते हो वो परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे मीडियन जो यूज़ किया जाता है वो सेंट्रॉइड के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये थर्ड पॉइंट जो आप पढ़ोगे दोनों में, ये आप आगे चल के समझोगे कि सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थोसेंटर क्या होता है, और किस तरह से मीडियन और एल्टीट्यूड यहाँ पे यूज़ होते हैं। आपको बस इतना याद रखना है फ़िलहाल के लिए, जो सेंट्रॉइड होता है वो रिलेटेड होता है मीडियन से, और जो आपका ऑर्थोसेंटर होता है वो आपका रिलेटेड होता है एल्टीट्यूड से। ये वो टर्म हैं जो कि ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉइड। जैसे एल्टीट्यूड और मीडियन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ट्रायंगल में, उसी तरह से सेंट्रॉइड और ऑर्थोसेंटर भी इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट इनका रिलेशन जो है वो आपस में मीडियन और एल्टीट्यूड से भी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप इनकी डेफिनेशन देखोगे तब वहाँ पे मीडियन और एल्टीट्यूड का यूज़ होगा।
थर्ड टर्म जिसके बारे में हम रीड करेंगे दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। अभी हम बता ही रहे थे कि सेंट्रॉइड किससे रिलेटेड होता है, सेंट्रॉइड रिलेटेड होता है मीडियन से। जब आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये मीडियन से रिलेटेड है। डेफिनेशन देखते हैं। द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। ट्राइंगल के जो तीन मीडियन होते हैं, ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। डायग्राम अगले पेज पे हम देखेंगे, बट यहाँ पे आप डेफिनेशन समझिए। मीडियन ड्रॉ करने हैं सबसे पहले आपको, ट्राइंगल के तीनों मीडियन ड्रॉ करने हैं। तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आपके इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका सेंट्रॉइड फॉर्म होगा। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास और बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। इसको ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास भी कहा जाता है, सेंट्रॉइड को, और बैलेंसिंग पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम भी आपको साथ में सेंट्रॉइड के याद रखने हैं। द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो ऑफ 2:1। जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को किन रेशो में डिवाइड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा। सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे 2:1 किस तरह से आई है वो भी बताया हुआ है। वर्टेक्स टू सेंट्रॉइड ये 2 रेशो में रहता है, और सेंट्रॉइड टू मिड पॉइंट ये रहता है 1 रेशो में। 2:1 जो है आपकी सेंट्रॉइड डिवाइड करती है किसी भी मीडियन को। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो, डायग्राम से आपको और इजीली समझ आ जाएगा। ट्रायंगल ली हुई है, ए बी सी इसके वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, मीडियन ड्रॉ किए हैं, हर वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करा हुआ है, और तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसे हमने पॉइंट दिया है जी नाम, ये जी जो है दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियन। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे ही कहते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का और नाम क्या है, सेंटर ऑफ द मास एंड बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल। तो जहाँ पे आपके तीनों मीडियन किसी ट्रायंगल में इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका होता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द मीडियन इज m, अगर आप मीडियन की लेंथ m मान रहे हैं तब आपको सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2/3m, और डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम मिड पॉइंट होगा 1/3m। ये कहाँ से लिया गया है, जो रेशो मैंने आपको बताई प्रीवियस स्लाइड में वहीं से आपका आया है। 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को, तो वहाँ पे वर्टेक्स और सेंट्रॉइड का डिस्टेंस जो होता है वो होगा 2/3m। यहाँ से 2 ले लेंगे आप, 2/3। 3 कहाँ से आया, दोनों को प्लस करके 3 आया, एंड मीडियन m माना हुआ है तो m लिख दिया। और यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट होता है दैट इज़ 1, और ये डिस्टेंस आपका होगा फ्रॉम सेंट्रॉइड टू मिड पॉइंट 1/3m। 1 कहाँ से आया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और m जो है वो मीडियन है। तो रेशो आपको याद रखनी है, 2:1 में मीडियन को डिवाइड करता है सेंट्रॉइड, तो वहीं से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं फ्रॉम द वर्टेक्स टू सेंट्रॉइड एंड फ्रॉम मिड पॉइंट टू सेंट्रॉइड। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। जैसे कि हमने एल्टीट्यूड के केस में देखा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका एल्टीट्यूड जो है वो ट्रायंगल के अंदर ही एग्जिस्ट करे, बट सेंट्रॉइड जो है वो हमेशा आपका ट्रायंगल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो ये पॉइंट दिया गया है, चाहे आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज या फिर एक्यूट, कोई भी ट्रायंगल हो, हमेशा आपका सेंट्रॉइड जो है वो ट्रायंगल के इनसाइड ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सेंट्रॉइड जो है डायरेक्टली रिलेटेड है मीडियन के। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाता है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दिए गए, वर्टिसेस आपको दे दिए गए ए बी सी, जैसे कोई ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस आपको दे दिए हैं, और आपको बताया गया कि आप इन वर्टिसेस के बेसिस पे सेंट्रॉइड फाइंड आउट करो। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपका ये होगा, x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। ये आपका आ जाएगा सेंट्रॉइड। x वाली टर्म्स आपने प्लस कर देनी है तीनों वर्टिसेस की डिवाइडेड बाई 3, और y की भी इसी तरह से। तो ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है अगर आपके पास ट्रायंगल की वर्टिसेस गिवन हो तो।
अभी तक हमने सेंट्रोइड के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए वो यहाँ पे ब्रीफली बताए हुए हैं, पॉइंट वाइज उन्हें भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड फॉर्म होता है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। कितने मीडियन होते हैं किसी भी ट्राइंगल में? तो टोटल 3 मीडियन जो हैं वो हर ट्राइंगल में होते हैं। सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? तो ये रेशो होती है 2:1। साथ में थर्ड पॉइंट है कि सेंट्रोइड किसी भी ट्राइंगल का हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने को कहा जाए सेंट्रोइड के, दैट विल बी द एवरेज ऑफ द वर्टिसेस। वर्टिसेस आपको गिवन होंगी और उन वर्टिसेस के बेसिस पे आपको कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सेंट्रोइड के मिल जाएंगे। फॉर्मूला अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, तो ये पॉइंट जो है वो उसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। लास्ट पॉइंट है सेंट्रोइड डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू 6 इक्वल एरिया पार्ट्स। सेंट्रोइड जो है वो ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और ये इक्वालिटी जो है वो एरिया बेसिस पे होती है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का एग्जामिनर पूछ सकता है। सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, ये एक तरह का पॉइंट होता है ट्राइंगल का जो कि फॉर्म होता है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के 3 एल्टीट्यूड होते हैं। एल्टीट्यूड हम किस तरह से फॉर्म करते हैं ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है ऑर्थोसेंटर। जनरली इसे कैपिटल H से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई है तो चलिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल ली। ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। तो यहाँ पे जब हम ऑर्थोसेंटर की बात कर रहे हैं तब हम वर्टिसेस को लेंगे और तीनों वर्टिसेस से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द वर्टिस टू द ऑपोजिट साइड। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है एल्टीट्यूड में। तीनों वर्टिसेस से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, ए बी और सी तीनों वर्टिसेस से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। अब आप देखिए ये एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं इसी पॉइंट को कहा जाता है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर जो है वो एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से फॉर्म होता है और कैपिटल H से इसे डिनोट किया जाता है। अब आपको ऑर्थोसेंटर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट एल्टीट्यूड के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि एल्टीट्यूड जो है वो एक तरह का परपेंडिकुलर होता है जो कि हम ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से टू द ऑपोजिट साइड। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसकी डिस्कशन हम ज़्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट लाइन में यही कहा गया है कि हर ट्रायंगल के पास जो है वो 3 एल्टीट्यूड होते हैं। एल्टीट्यूड, मीडियन और सेंट्रोइड की बात जो है हम पहले ही कर चुके हैं। एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या फ़र्क होता है ये भी हम डिटेल में जानते हैं, तो इस टॉपिक को ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज के जो पॉइंट हैं, आज की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उन पे ही रहेंगे। बट ये ज़रूर है कि अगर आपको ऑर्थो सेंटर पता करना है तो सबसे पहले आपको एल्टीट्यूड की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आपको इमेज की हेल्प से समझाया हुआ है। वैसे भी डायग्राम मैंने आपको बता ही दी है बना के, बट फिर भी इस इमेज को भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल लिया हुआ है और परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हुए हैं हर वर्टिसेस से, मींस उनका एल्टीट्यूड लिया हुआ है। देन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट को यहाँ पे डिनोट किया हुआ है बाय द ऑर्थो सेंटर। दूसरी तरफ जो आप सेकेंड फिगर देख रहे हो राइट हैंड साइड, इसमें ये बताया गया है कि ऑर्थो सेंटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी तो वहाँ पे ऑर्थो सेंटर जो है डिफरेंट पोजीशन पे होगा। ऑर्थो सेंटर जो है वो टाइप ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पे अगर आपका ट्रायंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो आपका ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, इनसाइड होगा। बट अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तब आपका ऑर्थो सेंटर जो है वो वर्टेक्स पे होता है, जो वर्टेक्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। थर्ड टाइप में यहाँ पे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को लिया गया है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में कहा गया है कि ऑर्थो सेंटर जो है वो ट्रायंगल के बाहर फॉर्म होता है, आउटसाइड द ट्रायंगल। थर्ड यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है कि एरिया आप किस तरह से ट्रायंगल का फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एरिया क्यों लिया हुआ है, यही फॉर्मूला क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ध्यान से अगर आप देखेंगे इस फॉर्मूले को तो फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेसिकली ये जो हाइट होती है ये एल्टीट्यूड होता है ट्रायंगल का। अगर आपके पास ट्रायंगल का एल्टीट्यूड गिवन है तब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइट को ही एल्टीट्यूड यहाँ पे कहा जाता है।
इंपॉर्टेंट नोट्स में यहाँ पे देखिए, आपको डेफिनेशन शॉर्ट में अगर ऑर्थो सेंटर की याद रखनी है तो क्या दी हुई है डेफिनेशन, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। सेकंड यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि ऑर्थो सेंटर जो है वो ट्रायंगल के इनसाइड एग्जिस्ट हमेशा नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो ये चार्ट जो है वो कम्प्लीटली आपको ऑर्थो सेंटर की हर प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है। अगर आप इस इमेज को भी अच्छे से समझ लेते हैं तब भी ये सफिशेंट है आपके लिए, इतनी जानकारी जो है वो सफिशेंट होती है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे अलग से एक टेबल दिया हुआ है जिसमें पोजीशंस बताई हुई हैं ऑर्थो सेंटर की टाइप ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड। एक तरफ टाइप ऑफ ट्रायंगल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। अगर आप चाहें तो इस टेबल को नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपका बन सकता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए हुए हैं, दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फर्स्ट रिजल्ट जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो वहाँ पे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ये तीनों जो हैं वो इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती हैं, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उस ट्रायंगल की यहाँ पे एक रिजल्ट दी हुई है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे ट्रायंगल की बात की गई है। इन एनी ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप कोई भी ट्रायंगल लो, ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सी ले रहे हो, आप कोई भी ट्रायंगल लो, वहाँ पे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। डिफरेंट हो सकते हैं पोजीशन पॉइंट की, बट लाई जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही करते हैं और ये लाइन सेम होती हैं। अब यहाँ पे वन लाइन रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हमने ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन पढ़ी है, शॉर्ट में हम याद रखेंगे, ऑर्थो सेंटर इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स। पोजीशन की बात की गई है सेकंड पॉइंट में, पोजीशन जो है वो ऑर्थो सेंटर की डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे, वो ट्रायंगल के अंदर एग्जिस्ट होगा, ऑन द ट्रायंगल होगा या फिर बाहर, ये टोटली डिपेंड करता है कि ट्रायंगल किस तरह की आपने ली हुई है। स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल का केस आपको याद रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ऑर्थो सेंटर जो है वर्टेक्स पे फॉर्म होता है और ये वो वर्टेक्स होती है जो कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। इस तरह की आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है और जिस पॉइंट पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा वही आपका ऑर्थो सेंटर भी होता है। कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, कहाँ मिस्टेक करते हैं, तो ये पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे स्टूडेंट्स को अक्सर ये कन्फ्यूज़न होती है कि ऑर्थो सेंटर जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन से बनता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन से सेंट्रोइड बनता है, जो पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन का होता है उसे सेंट्रोइड कहा जाता है, और जो एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से बनता है उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ये पॉइंट जो है आपको क्लियर होना चाहिए। साथ में ये भी होता है कि ऑर्थो सेंटर भी हमेशा सेंट्रोइड की तरह ट्रायंगल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, तो ये पॉइंट भी आपका ऑर्थो सेंटर के रिगार्डिंग गलत होता है। थर्ड, यहाँ पे क्लियरली आपको ऑर्थो सेंटर से रिलेट करके जो पॉइंट याद रखना है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एल्टीट्यूड। तो ये वन लाइन रिवीजन थी जो कि आपके लास्ट टाइम रिवीजन में काम आती है, तो इसलिए ये लास्ट स्लाइड भी मैंने यहाँ पे जोड़ दी है। अब हम जिस टर्म के बारे में बात करेंगे दैट इज़ इन सेंटर। इन सेंटर टर्म जो है वो ट्रायंगल के एंगल से रिलेटेड होती है। आपको पता है कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 इंटरनल एंगल होते हैं जो ट्रायंगल के अंदर फॉर्म होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड है टर्म ये इन सेंटर। अब इन एंगल्स को जब बाइसेक्ट किया जाता है, मींस एंगल पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तीनों एंगल्स के ये बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसी पॉइंट को कहा जाता है इन सेंटर। रिलेट करके आप किस तरह से याद रखेंगे कि इन सेंटर जो है वो एंगल से रिलेटेड होता है। एंगल के जो बाइसेक्टर हैं जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे कहा जाता है इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इंसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द
ट्राइंगल। बाइसेक्टर क्या होता है? जो कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। डायग्राम भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे, इन सेंटर को फाइंड आउट करेंगे। तो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई है, तीनों एंगल ड्रॉ कर लिए हैं और तीनों एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइंस भी ड्रॉ कर ली हैं। यहाँ पे ये लाइन मीट कर रही हैं, इसी पॉइंट को कहा जाता है इन सेंटर। तो किस तरह से आप इन सेंटर को याद रखोगे? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से आप याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है कि इन सेंटर किसी भी ट्राइंगल का हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ट्राइंगल चाहे किसी भी टाइप की हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो, हमेशा इन सेंटर जो है वो ट्राइंगल के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। इससे पहले जो हमने टर्म पढ़ी थी उसमें जस्ट ऑपोजिट था। तो ये बात जो है आपको याद रखनी है कि कौन सी टर्म्स जो हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं ट्राइंगल के अंदर और कौन सी जो है वो टाइप ऑफ ट्राइंगल पे डिपेंड करती हैं। साथ में ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अगर आप इन सेंटर से ट्राइंगल की साइड का डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल की साइड्स की बात की है। अगर साइड से कंपेयर करेंगे आप डिस्टेंस इन सेंटर का तो वो इक्वल आएगी, ना कि वर्टिसेस से। वर्टिसेस से डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट साइड से जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे इमेज की हेल्प से आपको बताया हुआ है। वैसे तो हमने डायग्राम खुद भी बना ली थी, बट जो ये इमेज है ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपका पूरा टॉपिक जो है इन सेंटर से रिलेटेड यहीं कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम जो है वो ट्रायंगल बनाई हुई है, एंगल बाइसेक्ट करे हुए हैं और मीटिंग पॉइंट को इन सेंटर कहा गया है। तो इन सेंटर जो है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया कि बाइसेक्टर क्या होता है। सेकंड डायग्राम में आपको बताया गया है कि अगर आप इन सेंटर से ट्रायंगल की साइड का डिस्टेंस लोगे तो हमेशा ये डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। वन लाइन रिवीजन भी कर लेते हैं इन सेंटर के टॉपिक की, अभी तक जो भी हमने इन सेंटर के बारे में पढ़ा। इन सेंटर की डेफिनेशन पढ़ी सबसे पहले। तो इन सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सेंटर ऑफ इन सर्कल, देखिए जब कहा गया है कि ट्रायंगल की सभी साइड से इक्वल डिस्टेंस होता है इन सेंटर का, मींस अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे इन सेंटर को सेंटर मान के तो वो सर्कल जो है वो ट्रायंगल के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, जैसे आपने फिगर में देखा। तो यहाँ पे ये इन सर्कल जो है कहलाता है, ये सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर फॉर्म हुआ तो इसका सेंटर भी क्या होता है? इन सेंटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि इन सेंटर जो है हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप साइड से डिस्टेंस लोगे इन सेंटर का तो वो हमेशा सेम आएगा। अब कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, मिसअंडरस्टैंड कहाँ करते हैं कैंडिडेट इन सेंटर को? तो फर्स्ट पॉइंट सेम है कि ये इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन से बनता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन क्या बनाता है? सेंट्रोइड बनाता है। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। रिलेट करके याद रखोगे तो ईजी होगा आपको याद करना। इन सेंटर जो है वो वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस नहीं रखता है, साइड से इसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है बच्चों को, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पे अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सेंटर भी एक तरह का पॉइंट ही होता है ट्रायंगल में। ये पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन से ही फॉर्म होता है, जैसे कि ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बारे में हमने पढ़ा। बट ये जो पॉइंट है वो बनता है साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से। ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स होती हैं उन तीनों साइड्स का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया जाए तो उनकी इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाता है सर्कम सेंटर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? तो एल्टीट्यूड में क्या फ़र्क है? एल्टीट्यूड भी तो साइड को परपेंडिकुलरी कट करता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा गया है, ध्यान रखिएगा। एल्टीट्यूड में केवल परपेंडिकुलर होता है, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो लाइन साइड्स के साथ। बट यहाँ पे अगर आप कोई ट्रायंगल लो, जैसे मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल ली, अब एक साइड कोई भी आप एज्यूम कर लो, मैं एज्यूम कर ली हूँ AB। ये साइड है, इस साइड को परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट कर रही है
एक लाइन जिसका नाम है CD। अब ये लाइन जो है वो AB के साथ 90 डिग्री का एंगल तो फॉर्म करेगी, मीन्स वो परपेंडिकुलर तो होगी, बट साथ में AB को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगी। तो इस लाइन को कहा जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती और सिर्फ 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म करती तो इसे परपेंडिकुलर कहा जाता या फिर एल्टीट्यूड कहा जाता। बट ये साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रही है, इसलिए ये जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ट्राइंगल की साइड का। इसी तरह से हम तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे और जहाँ पे ये तीनों बाइसेक्टर जो है वो क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उसे कहा जाएगा सर्कम सेंटर। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस सर्कम सेंटर वाले पॉइंट को एज्यूम करके अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये सर्कल जो है वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से होके पास होता है। समझ आ रही है बात? पहले हमने इन सेंटर में देखा, इन सेंटर से अगर कोई सर्कल आप ड्रॉ कर रहे थे तो वो ट्राइंगल के अंदर फॉर्म हो रहा था, इस तरह से फॉर्म हो रहा था और वो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा था। बट अगर सर्कम सेंटर से आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस से पास करता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पे अगेन डायग्राम आपको दी हुई है। फर्स्ट डायग्राम में आपको सर्कम सेंटर की लोकेशन बताई हुई है। सेकंड इमेज में ये बताया हुआ है कि अगर आप सर्कम सेंटर से कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो वर्टिसेस से होके पास करती है। ये थोड़ी सी इमेज में मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, तीनों वर्टिसेस से वो सर्कल पास करेगा। दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मैंने आपको समझा दिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ऐसी साइड जो कि 90 डिग्री का एंगल भी बनाए और साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करें। मिड पॉइंट तभी बनता है जब वो साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल हैज़ 1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हर ट्राइंगल की साइड के पास जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अगर कहा जाए कि ट्राइंगल के पास टोटल कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं तो टोटल आपके 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। यहाँ पे कुछ मेन प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं सर्कम सेंटर की, वन बाय वन इन्हें देख लेते हैं। सर्कम सेंटर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल 3 वर्टिसेस। बहुत ध्यान रखने वाली बात है ये। सर्कम सेंटर जो है वो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है और ट्राइंगल की साइड से जो इक्वल डिस्टेंस था वो था इन सेंटर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर साइड से कोई पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है तो वो होता है इन सेंटर, और अगर वर्टिसेस से कोई इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट है तो वो होता है सर्कम सेंटर। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। ये सर्कम सर्कल क्या होता है? ये वही सर्कल है जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से होके पास हो रहा है, तो उससे कहा जाता है सर्कम सर्कल। और इसका सेंटर क्या होता है? इसका सेंटर जो है वो सर्कम सेंटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको पोजीशन बताई हुई है सर्कम सेंटर की, कि अगर ट्राइंगल आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हैं तो वहाँ पे पोजीशन भी वेरी करती है सर्कम सेंटर की। यहाँ पे ये रिलेट करता है ऑर्थो सेंटर के साथ। जैसे ऑर्थो सेंटर में आपकी पोजीशन वेरी कर रही थी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, उसी तरह से यहाँ पे आपका सर्कम सेंटर भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल। तो किस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको? ऑर्थो सेंटर से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ऑर्थो सेंटर में भी अगर आप ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल ले रहे थे तो वो आपकी ट्राइंगल के आउटसाइड पॉइंट था। राइट एंगल में वो बन रहा था उस वर्टिसेस पे पॉइंट जहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। बट यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे बनता है ये सेंटर। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल के इनसाइड ही पॉइंट एग्जिस्ट करता है। डिफरेंस कहाँ है? राइट एंगल ट्राइंगल में। इस पॉइंट को अलग से आप याद रख सकते हैं और बाकी सिमिलर है ऑर्थो सेंटर के। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, ऑर्थो सेंटर डज नॉट ऑलवेज लाई इनसाइड, सेम एज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर की तरह ही सर्कम सेंटर भी हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की ट्राइंगल आपने ली हुई है। लास्ट में वन लाइन रिवीजन कर लेते हैं, जैसे अदर टर्म्स की हमने की, अब सर्कम सेंटर की भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सर्कम सेंटर की डेफिनेशन पढ़ी। शॉर्ट में आप याद रखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वहाँ पॉइंट जो बनता है उसे कहा जाता है सर्कम सेंटर। सेकेंड पॉइंट है, सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ए ट्राइंगल। पोजीशन जो है वो डिपेंड करती है सर्कम सेंटर की
ट्रायंगल की टाइप पे। राइट एंगल ट्रायंगल का स्पेशल केस है कि आपका जो सर्कम सेंटर है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। कंफ्यूज आपने किस चीज़ पे नहीं होना है वो यहाँ पे देख लीजिए। ये एज इट इज़ मैंने डेफिनेशन की तरह आपको बताया हुआ है कि सर्कम सेंटर जो है वो किस तरह फॉर्म होता है, हमेशा लाई नहीं करता है ये ट्रायंगल के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट सही है कि इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम द वर्टिसेस। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है, बाकी फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज जो है अक्सर बच्चे हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लास्ट में 3 पॉइंट अलग से दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारी ट्रायंगल की सभी 6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं इंपॉर्टेंट वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं कि देखते हैं कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एट ए पॉइंट विच डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो। यहाँ पे ट्रायंगल के मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रायंगल के जो तीनों मीडियन होते हैं वो एक पॉइंट पे कॉन्करेंट करते हैं, मींस इंटरसेक्ट करते हैं, और ये पॉइंट हर एक मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो कल ही हमने पढ़ा है कि जहाँ पे मीडियन जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो सेंट्रॉइड जो है वो हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ ए मीडियन of a triangle is 9 centimeter, then the distance between the centroid and the midpoint of the opposite side is। ये क्वेश्चन अगेन मीडियन और सेंट्रॉइड से रिलेटेड है। डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। मान लीजिए हमने ये कोई ट्रायंगल ली जिसके वर्टिसेस हमने ले लिए ए बी सी। वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट ट्रायंगल के, जहाँ पे ट्रायंगल की 2 साइड्स मीट करती हैं उन्हें कहा जाता है वर्टिसेस। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी मीडियन हैं उनको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सेंट्रॉइड जो है वही फॉर्म होता है जहाँ पे आपके ट्रायंगल के सभी मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है। तो मैंने ये जो है सभी ड्रॉ कर लिए मीडियन आपके पास। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने जी। जनरली जी से डिनोट किया जाता है सेंट्रॉइड को। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मीडियन की लेंथ, आपके पास किसी भी मीडियन की लेंथ जो है वो दी हुई है 9 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि सेंट्रॉइड और मिड पॉइंट, अगर हम ले लें मीडियन आपका डी सी, तो सेंट्रॉइड और मिड पॉइंट मीन्स जी डी की लेंथ आपको बतानी है, डिस्टेंस आपको बताना है। ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो सेंट्रॉइड और मिड पॉइंट में, और मीडियन हमें दिया हो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो अगर मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड के बीच आपको लेंथ फाइंड आउट करनी हो, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो वो फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू एम। एम क्या था वहां पे? एम वहां पे था मीडियन। यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है 9, तो 9 वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड मिड पॉइंट, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे पूछा होता कि आपको डिस्टेंस बताना है वर्टिसेस और सेंट्रॉइड के बीच में, तब फॉर्मूला यूज करते हम 2/3 इंटू एम। एम यहाँ पे लेंथ ऑफ मीडियन ली जाती है। लेंथ ऑफ मीडियन हमें दी हुई थी 9 सेंटीमीटर, वही वैल्यू पुट करके हमने निकाला है आंसर। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 1,2, 3,6 एंड 5,4, देन द फाइंड द सेंट्रॉइड। वर्टिसेस दी हुई हैं आपको। वर्टिसेस क्या होती हैं? कॉर्नर पॉइंट्स ट्रायंगल के। यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है। मान लीजिए वर्टिसेस ए है आपके पास 1,2, 3,6, सी है आपके पास 5,4।
ज़रूरी नहीं है आपको डायग्राम बनाना ही है, बट मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ ताकि ईजिली आप समझ सको। अगर आपके पास वर्टिसेस दी हों और आपको सेंट्रोइड फाइंड आउट करना हो, सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जी का सिंबल लिया हुआ। तो फॉर्मूला क्या था, आपने तीनों वर्टिसेस के एक्स कंपोनेंट को प्लस करना है डिवाइडेड बाई 3, ये आपका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा सेंट्रोइड का, और वाई कंपोनेंट भी आपने इसी तरह से प्लस करने हैं और डिवाइडेड बाई 3। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्स कंपोनेंट 1, 3 एंड 5 है, तो 1, 3 एंड 5 को प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाई 3। डिवाइड किससे करना है, 3 से करना है। वाई के कंपोनेंट है हमारे पास 2, 6 एंड 4 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास यहाँ आया है 9/3 कॉमा 12/3। सॉल्व करें तो हमारे पास जी के जो है कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, दैट इज 3,4। तो सेंट्रोइड जो है वो आपका होगा 3,4। अगला क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल द सेंट्रोइड डिवाइड्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इनटू। ट्राइंगल के एरिया को सेंट्रोइड किस तरह से डिवाइड करता है, मीन्स कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 3 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट, 6 इक्वल पार्ट्स या फिर 9 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है सेंट्रोइड के द्वारा ट्राइंगल के एरिया को। ये भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर 0,0, 6,0 एंड 0,6, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रोइड। और अगेन हमें वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ये फॉर्मूला यूज करके हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें वर्टिसेस तो गिवन है, हमें सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है और हमारे पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। x1 की वैल्यू 0, x2 की 6 एंड x3 की 0 अगेन डिवाइडेड बाई 3, y की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0 एंड y3 की वैल्यू 6। तो यहाँ पे ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमारे पास आया है 2,2। तो कोऑर्डिनेट जो सेंट्रोइड के हैं वो रहेंगे आपके 2,2। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगर अभी भी कोई क्वेरी है आपकी इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में इसीलिए लेके आई हूँ कि कंफ्यूजन कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो तो वो आपका क्लियर हो जाए। फिर भी अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स ए, बी एंड सी, देन। अगर किसी भी ट्राइंगल के मीडियंस को ए, बी एंड सी वेक्टर से डिनोट किया जाए तो कौन सी इक्वेशन जो है वो सही होगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, कि वेक्टर सम जो होता है मीडियंस का वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। मीन्स जो भी आपके वेक्टर होंगे मीडियन के, अगर उन्हें हम तीनों को प्लस करेंगे तो वो हमेशा वैल्यू क्या देते हैं, आपके पास 0 देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा, वेक्टर सम ऑफ मीडियन इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड वर्टिसेस इज। यहाँ पे देखिए सेंट्रोइड और वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस पूछ लिया गया है। तो सेंट्रोइड और वर्टिसेस के बीच अगर डिस्टेंस पूछा हो तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2/3 इंटू एम। एम क्या है, लेंथ ऑफ द मीडियन, जो कि हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शंस देखिए, बी ऑप्शन आपका सही है। फॉर्मूला किस तरह से याद रखना है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि सेंट्रोइड जो है हमारा डिवाइड करता है मीडियन को इन द रेशियो ऑफ 2:3, जिसमें कि 2 जो है ये डिनोट करता है सेंट्रोइड और वर्टिसेस के बीच की रेशियो को, और 1 जो है ये शो करता है सेंट्रोइड और मिड पॉइंट के बीच की रेशियो को। तो वहीं से आपको ये याद रखना है कि 2 जो है वर्टिसेस और सेंट्रोइड के लिए है। तो यहाँ पे हमारा 2/3 m जो है ये डिस्टेंस बता देता है आपका सेंट्रोइड और वर्टिसेस के बीच में। और अगर आपको सेंट्रोइड और मीडियन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला हो जाता है 1/3 इंटू एम। एम यहाँ पे
मीडियन की लेंथ होती है। 3 कहाँ से आया, ये भी मैंने आपको बताया था कि 3 डिनोमिनेटर में दोनों के रहेगा, क्योंकि दोनों की रेशो को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 3 आता है। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी कि किस तरह से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड। अगर किसी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस देखिए, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर या फिर सेंट्रॉइड। तो ये 4 ऑप्शन हैं और इनमें से सही आंसर आपको बताना है। किसी भी ट्रायंगल के टोटल कितने एल्टीट्यूड्स होते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं और जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं उसे कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अदर ऑप्शंस की भी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन जो है इसके बारे में हमें ना रहे। सेंट्रोइड भी एक तरह का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही होता है। किस तरह का पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही है। ये सभी जो हैं टर्म्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही बनती हैं, पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग लाइन से होता है। अब सेंट्रोइड की बात करें तो ये पॉइंट होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। ट्राइंगल के मीडियन की इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बनता है उसे कहा जाता है सेंट्रोइड। एल्टीट्यूड का मैंने आपको बता ही दिया कि एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से बनता है ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर की बात करें तो सर्कम सेंटर जो है ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, बट ये बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। पर किसी भी ट्रायंगल के अगर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया जाए तो मीटिंग पॉइंट उन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का होता है सर्कम सेंटर। इन सेंटर जो है वो बनता है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। तो ये सारी टर्म जो हैं वो आपको रिलेट करके याद रखनी है। इनके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, पर अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द इंसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ऑलवेज। ये क्वेश्चन जो है वो इंसेंटर की पोजीशन से रिलेटेड पूछा गया है कि पोजीशन जो है इंसेंटर की क्या रहती है। इंसेंटर किस तरह से फॉर्म होता है, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब पोजीशन की बात करें तो इंसेंटर की पोजीशन जो है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होती है, इनसाइड द ट्रायंगल। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अब वो टर्में साथ में याद रख लीजिए जिनकी पोजीशन जो है वो ट्रायंगल के अंदर ही होती है। सबसे पहली टर्म आपकी आती है मीडियन, जो हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था। मीडियन जो है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। और मीडियन के इंटरसेक्टिंग से जो टर्म बनती है वो होती है सेंट्रॉइड, इसलिए सेंट्रॉइड भी हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो ये 3 टर्म हैं जो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही आपको मिलेंगी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप रिलेट करके याद रखिएगा। 3 टर्म्स हैं, मीडियन, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर। इन सेंटर को किस तरह से याद रखोगे, इन सेंटर लिखा हुआ है, इन मीन्स अंदर, तो हमेशा इसकी पोजीशन जो है वो अंदर रहेगी। अगला क्वेश्चन है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती हैं, ऐसी ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, उस ट्राइंगल को कहा जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सर्कम सेंटर का क्या रिलेशन होता है ये आपको बताना है। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, कोइंसाइड एट वन पॉइंट। तो ये रिलेशन है इन तीनों टर्म्स का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ओ इज द सर्कम सेंटर एंड एच इज द ऑर्थो सेंटर। इफ एंगल बी ओ सी इज 120 डिग्री देन फाइंड द एंगल बी ए सी। आपको एंगल बी ए सी फाइंड आउट करना है। आपको एंगल जो दिया हुआ है वो है एंगल बी ओ सी। BOC की वैल्यू जो है वो 120 दी हुई है। कौन कौन सी टर्म्स आपको दी हैं, तो ऑर्थो सेंटर बताया हुआ है कि H है इस फिगर में और O जो है सर्कम सेंटर है। तो आपको एंगल जो दिया हुआ है विद द वर्टिसेस वो सर्कम सेंटर के साथ दिया हुआ है, H के साथ नहीं दिया हुआ। तो H को तो पहले ही इग्नोर कर दो। अब आपको एंगल कौन सा निकालना है, तो एंगल आपको निकालना है विद द वर्टिसेस A। देखिए BAC निकालना है आपको, तो ट्रायंगल की जो वर्टिसेस है A उस पे कितना एंगल बनेगा ये बताना है। तो आपका सर्कम सेंटर और वर्टिसेस के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर एंगल कोई सर्कम सेंटर पे बन रहा है तो उसका रिलेशन जो है वो वर्टिसेस के साथ क्या होता है। तो ये रिलेशन होता है एंगल BOC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एंगल BAC।
जो एंगल आपका सर्कमसेंटर पे बनता है वो दुगना होता है वर्टिसिस पे बनने वाले एंगल से। बीओसी एंगल आपको गिवन है 120, वैल्यू पुट करिए, देन आपके पास एंगल बीएसी आ जाएगा। 120 को डिवाइड करेंगे 2 से, देन एंगल इज़ द 60 डिग्री। तो एंगल बीएसी हमारे पास आया है 60 डिग्री। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए था, ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ आई इज़ द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और वहाँ पे इन सेंटर है आई। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। ऑप्शन ए है आई ए इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई सी। अब इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, आई जो है वो इन सेंटर है और ए बी सी जो है वो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल की। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि इन सेंटर का डिस्टेंस जो है वो वर्टिसेस से इक्वल होता है। सेकेंड ऑप्शन में है डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम ऑल साइड्स इज इक्वल। यहाँ पे साइड के साथ रिलेशन बताया गया है इन सेंटर का कि सभी साइड्स के साथ डिस्टेंस इक्वल होता है। ये साइड किसकी हैं, ट्राइंगल की साइड्स हैं। सी ऑप्शन है आई लाई ऑन द आइलर लाइन एंड डी ऑप्शन है आई कोइंसाइड्स विद सर्कमसेंटर। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। क्यों ऑप्शन बी सही है, चलिए वो भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है जब हम इन सेंटर के बारे में बात कर रहे थे। तो इन सेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर से फॉर्म होता है, ये आपको पता है। और इन सेंटर के नाम से भी आपको याद रखना कि इन सेंटर मीन्स ट्राइंगल के अंदर। इन वर्ड जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। जब इस पॉइंट से हम कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे थे तो वो सर्कल जो है वो ट्राइंगल के अंदर बन रहा था और ट्राइंगल की सभी साइड्स को टच करता हुआ जा रहा था। इसका क्या मतलब था कि इन सेंटर को अगर किसी भी सर्कल का सेंटर मान लिया जाए तो वो सर्कल जो है वो ट्राइंगल के अंदर फॉर्म होगा और वो सभी साइड्स को टच करेगा, मींस सभी साइड्स के साथ उसका डिस्टेंस सेम होगा। तो इन सेंटर से आपको साइड रिलेट करके याद रखनी थी और सरकम सेंटर में से जस्ट ऑपोजिट होता है। सरकम सेंटर में वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है बी सही है, क्योंकि हमें इन सेंटर के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए ट्राइंगल हैज द सर्कम सेंटर इनसाइड एंड ऑर्थो सेंटर आउटसाइड देन द ट्राइंगल इज। आपको बताना है कि ये ट्राइंगल किस तरह की होगी। अगर किसी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर जो है वो ट्राइंगल के आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहा है और सर्कम सेंटर जो है वो इनसाइड एग्जिस्ट कर रहा है। किसी एक टर्म को एज्यूम करते हैं, मान लीजिए हमने ऑर्थो सेंटर लिया। ऑर्थो सेंटर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड से बनता है और इसकी पोजीशन जो है वो ट्रायंगल के टाइप पे डिपेंड करती है कि किस टाइप की ट्रायंगल आपने ली हुई है। ये भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि अगर आउटसाइड ऑर्थो सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आपके पास ट्रायंगल होती है ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। ज़रूरी नहीं दोनों प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ करनी है, एक प्रॉपर्टी के बारे में भी अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।